कुछ नहीं आ रहा ना? हाँ, फिर कैसे करोगे? बिना क्वेश्चन के कर ले क्या? हाँ? बुला देना या तो जैसा भी हो। हाँ, सो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो जैसा मैंने कहा, हमने इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था और इक्विलिब्रियम टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड है। नंबर 1 थ्योरेटिकल पार्ट और नंबर 2 केपी एंड केसी, नंबर 3 लॉकअप। तो कहानी चली साहब इक्विलिब्रियम क्या है, और अब हम इक्विलिब्रियम को जान चुके हैं, इक्विलिब्रियम को समझ चुके हैं, राइट? अब समय था ये समझने का, जानने का कि जब इक्विलिब्रियम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के जीवन में आएगा, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के जीवन में क्या आएगा? इक्विलिब्रियम क्या आएगा? तो अब क्या होगा, कैसे होगा, वो बातें चलने वाली है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, अब हम करने वाले हैं मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम। इसे ऐसे समझते हैं, इमेजिन करते हैं हम सबके सामने एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और अपनी रिवर्सिबल रिएक्शन है ए से बना बी। अरे मान लीजिए, पहला सवाल, इस रिएक्शन को हमने कैसा माना है? रिवर्सिबल। अगर ये रिवर्सिबल है तो मुझे बताइए, क्या इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आज से कई साल पहले प्यारे बच्चों एक लॉ आया था जिसका नाम था लोमा। क्या नाम था? जिसे कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। और लॉ ऑफ मास एक्शन से हम किसी भी रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं। जब इधर जाऊंगा तो क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड। और जब इधर आऊंगा तो क्या बोलेंगे? बैकवर्ड। क्या प्यारे बच्चों हम रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इसका लिख सकते हैं? जरा मुझे रेट ऑफ फॉरवर्ड लिख के बताना, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो। इसका जब रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों? के एफ इंटू ए की पावर ए। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही क्या? कम आ रही आवाज? प्रॉपर सुनाई दे रहा है क्या? बिना इसके ज्यादा सुनाई दे रहा है क्या? तो फिर ये कैसे काम कर रहा है? देखना, ये माइक भी काम नहीं कर रहा है। थोड़ा सा लाउड करिएगा इसे। बस 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 बस, ठीक है अभी ना? बस हो गया, ठीक है। तो जब हम लिखेंगे रेट, तो एक बार हम रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखते हैं, और रेट लिखने का नियम क्या होता है? रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्री। और इसी प्रकार से जब मैं लिखूंगा रेट ऑफ बैकवर्ड, क्या लिखूंगा? रेट ऑफ।
आप लोग साथ में लिखते भी चलना चाहो तो मुझे बताओ, जब रेट ऑफ बैकवर्ड लिखूंगा तो क्या बैकवर्ड का रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट ये बनेगा? जब मैं रेट ऑफ बैकवर्ड लिखूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखूंगा? आप देख सकते हैं केबी इंटू बी की पावर कुछ ऐसे लिखूंगा, बोलो हाँ या ना। थोड़ा फील करते हैं, सर ये है क्या? रेट, रेट बोले तो रफ्तार, एफ बोले तो फॉरवर्ड, यानी किधर की रफ्तार? फॉरवर्ड की। ये किधर की रफ्तार? बैकवर्ड की। तो फॉरवर्ड ये हुआ बैकवर्ड, बोलो ना यार। मुझे बताओ, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है, जैसे जैसे रिएक्शन होती जाती है, वैसे फॉरवर्ड की रफ्तार घटती है कि बढ़ती है? और बैकवर्ड की रफ्तार, यानी समय के साथ ये घट रहा और समय के साथ ये, और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों इक्वल हो। जब दोनों इक्वल होता है, मुझे बताओ ये जो समय है, क्या इसे ही हम लोग इक्विलिब्रियम टाइम कहते हैं? बोलो ना बच्चों। और इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? जब आप दोनों को इक्वेट करते हैं और आप अपने सामने एक रिलेशन लिखते हैं, तो एक बड़ा ही प्यारा सा रिलेशन आपके सामने आता है, और वो कुछ ऐसा आता है, जरा सुनिएगा। के एफ इंटू ए की पावर ए इंटू के बी इंटू बी की पावर बी, बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? और के का मतलब क्या है? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड। अरे केमिकल काइनेटिक्स में एक टर्म आया था ना, रेट कांस्टेंट यार। और केबी का मतलब है रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड। तो इस कांस्टेंट को हमने एक तरफ रखा और बना के एफ अपॉन के बी, और यहां पे आपके सामने बना बी की पावर बी अपॉन ए की पावर ए। रुकिएगा, इसको इक्वेट कभी भी कर सकते हो, किसी एक स्पेशल मोमेंट पे कर सकते हो, और वो स्पेशल मोमेंट कौन सा है? इक्विलिब्रियम का। अगर इसे मैंने इक्वेट किया है, मतलब दोनों बराबर हैं, मतलब उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये जो कंसंट्रेशन लिख रहा हूं मैं, बताओ ये किसी भी समय का लिख दूं कि इक्विलिब्रियम वाला? इक्विलिब्रियम। ये जो आपके सामने कांस्टेंट आया, प्यारे बच्चों, इसका एक नया नाम रखा गया, और इसी नए नाम को बोला गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या नाम बोला गया? इक्विलिब्रियम। रुकिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इक्विलिब्रियम। अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के जीवन में आएगा इक्विलिब्रियम, क्या आएगा? तो एक होता है उसकी थ्योरी को समझना इक्विलिब्रियम क्या है, और एक है उसके मैथमेटिकल पहलू को समझना, इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या क्या होगा। अगर इक्विलिब्रियम आया, अगर, तो क्या उसका एक कंसंट्रेशन होगा प्रोडक्ट का? क्या रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन होगा? और जब आप कंसंट्रेशन को डिवाइड करेंगे, और ये कोई मामूली कंसंट्रेशन नहीं, ये कौन सी कंसंट्रेशन है? इक्विलिब्रियम वाली। उसको डिवाइड करने से आपको जो कांस्टेंट मिला उसे क्या बोला? इक्विलिब्रियम। ये दुनिया के किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यूनिक है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक वैसे जैसे इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक है। ये यूनिक है। मतलब अगर आज अमोनिया का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 है 25 पे, तो आप कुछ भी कर लो, उसका 25 पे 100 ही होने। ये खास है किसी रिएक्शन के लिए, ये यूनिक है किसी रिएक्शन के लिए, इसका अपना महत्व है। महत्व क्या है, वही सारी बातें करेंगे फिलहाल। मैं अगर आपसे कभी कहता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या कहता हूं? तो उसके निकालने कितने तरीके हैं? दो। उसे रेट कांस्टेंट से भी निकाला जा, और कंसंट्रेशन से भी निकाला जा। एक बात बताओ, ऊपर प्रोडक्ट आया है कि रिएक्टेंट? और नीचे, एक बात बताओ, अगर प्रोडक्ट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट, तो के ज्यादा होगा कम होगा? आपको बोलना पड़ेगा। मैं उल्टा भी तो कह सकता हूं ना, अगर के ज्यादा है, अगर के, तो इसका क्या मतलब है कि उस रिएक्शन का प्रोडक्ट उसके रिएक्टेंट से, बोलो ना यार। जस्ट बाय लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ के, क्या वर्ड बोला मैंने? जस्ट बाय लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ, आप ये बता सकते हो उस रिएक्शन में प्रोडक्ट डोमिनेट कर रहा कि उस रिएक्शन में, बोलो हाँ या ना। केमिस्ट्री के 3 सवाल थे। पहला सवाल, आखिर कुछ क्यों होता है? दूसरा सवाल, जब होता है तो कितनी हद तक होता है? और तीसरा सवाल, किस रफ्तार से होता है? ये 3 सवाल केमिस्ट्री के सबसे अहम सवालों में से एक है, और इन 3 सवालों पे जन्म होते हैं 3 चैप्टर का। पहला सवाल, आखिर कुछ क्यों नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बनता है? क्यों कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनता है? आखिर क्यों ऐसा होता है? जवाब देने के लिए मार्केट में आया थर्मोडायनेमिक्स। कौन आया? दूसरा सवाल, जब कोई रिएक्शन होता है तो कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? ये जवाब देने के लिए मार्केट में आया इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम हमें ये समझाएगा कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जस्ट बाय अ सिंपल नंबर, अ सिंपल नंबर जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। हेलो। अब हमें क्या सीखना है प्यारे बच्चों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम कहां मौजूद हैं? इनिशियल कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम पर। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम आए, अरे आएगा कि नहीं आएगा? एक रिवर्सिबल रिएक्शन चलती ही इसीलिए और चलती ही तभी तक जब तक उसके जीवन में इक्विलिब्रियम ना आ जाए। लास्ट क्लास में यही लाइन तो बोला था ना। अब इसी लाइन को इस पूरे चैप्टर में समझाने की कोशिश करूंगा। एक रिवर्सिबल रिएक्शन चलती ही इसीलिए और चलती ही तब तक जब तक उसके जीवन में इक्विलिब्रियम, जब उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा, ये जो आपके सामने है इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं?
क्या निकालने का? फोर्स निकालने का कि मोमेंटम निकालने का? सर ये एक्सप्रेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का। क्या निकालने का? इससे क्या निकलेगा? इक्विलिब्रियम। इससे क्या निकलेगा? इक्विलिब्रियम। इन दोनों से क्या निकलेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का ये मात्र एक तरीका नहीं है, ऐसे न जाने कितने तरीके हैं, अभी और भी आने वाले हैं। ये वागे साहब का तरीका है। किसका तरीका है? अब जो कह रहा हूं सुनिएगा, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, दिस वाज गिवन बाय गुलबर्ग एंड वागे। नाम सुना तो है ना यार? ये चैप्टर आपने सुना है साल भर कि नहीं सुना है? एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, वागे, गुलबर्ग एंड वागे, हाँ या ना? ये जो तरीका है, क्या बोला मैंने? ये जो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन एक तरीका है ना यार, ये क्या है बच्चे? तरीका। क्या निकालने का? के। और ये मात्र एक तरीका। तो अगर ये तरीका है तो जिसने दिया उसके हिसाब से उसे सीखना पड़ेगा, हाँ या ना? अब क्या उन्होंने कहा समझते हैं। फिलहाल आप सबके सामने आ चुका है के, और के का एक्सप्रेशन लिखेंगे, ऊपर आएगा प्रोडक्ट, नीचे आएगा रिएक्टेंट। बोलो हाँ या ना? अब हमें क्या सीख रहे हैं जरा सुनिएगा। अगर कभी भी कोई रिएक्शन होगी, कोई कोई अगर वो रिवर्सिबल होगी, अगर वो रिवर्सिबल, क्या उसका उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा? और इक्विलिब्रियम आएगा तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा। बोलो ना यार। अब हमें समझना है ये जो के है ये कितने टाइप के होते हैं, ये कितने और इनकी यूनिट क्या होती है, हमें समझना है। के कितने फैक्टर पे डिपेंड करते हैं कि नहीं करते, इन सब बातों पे बात करते हैं। शुरू करें क्या पढ़ना? क्या पढ़ने वाले अब हम? के बोले तो इक्विलिब्रियम, अरे बोलो ना यार। के बोले तो इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यूनिक है, हाँ या ना? ये जो आपने यहां पे लिखा है, कई बार इस स्क्वायर ब्रैकेट को बच्चे समझते हैं कंसंट्रेशन। सच्चाई में मेरे प्यारे बच्चों, ये कंसंट्रेशन नहीं, ये है एक्टिव मास। क्या है ये? क्या मैंने आपको एक्टिव मास का मतलब बताया था? गैसेस के लिए एक्टिव मास का मतलब क्या है? पार्शियल प्रेशर भी है, कंसंट्रेशन भी है। सॉल्यूशन के लिए क्या है? ओनली कंसंट्रेशन। और सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या है? कांस्टेंट। लेकिन वागे साहब ने क्या माना? और ये दुनिया किसकी चल रही है? तो इस दुनिया में आपको सॉलिड का एक्टिव मास कितना मानना पड़ेगा? 1। मैं नहीं कहता हूं वो हमेशा 1 होगा, हम जो पढ़ रहे हैं हमारे से कितना होगा? 1। इज दिस क्लियर? अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आओ हम के लिखते हैं। जरा सुनिएगा, क्या कभी एक्टिव मास प्रेशर हो सकता है? क्या कभी एक्टिव मास कंसंट्रेशन हो सकता है? बोलो ना यार। और क्योंकि एक्टिव मास कभी प्रेशर कभी कंसंट्रेशन हो सकता है, तो दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जन्म हुआ। एक को बोला गया केपी और एक को बोला गया, यानी अगर हमने लिखा पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम वाला, पार्शियल प्रेशर, तो इसका क्या नाम रखेंगे? केपी। और अगर हमने रखा कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम, तो इसका नाम रखेंगे केसी। नहीं समझ पाए? आप कौन सी वैल्यू रख रहे हैं उससे उसका नाम रखा जाएगा। वैसे तो मेरे प्यारे बच्चों, केपी भी होता है, केसी भी होता है, केएक्स भी होता है, लेकिन याद रहे नीट के सिलेबस में साफ साफ लिखा है केपी एंड केसी, और किसी का जिक्र। तो अगर आपने कुछ पढ़ा है तो उसे छोड़ दे, वो आपके सिलेबस में नहीं है। मात्र दो ही चीजें, एक केपी और एक केसी। इज दिस क्लियर? हम भी जब पढ़ाते तो बच्चों कहते हैं बेटा केपी भी है, केसी भी है, केएक्स भी है, लेकिन ये भी कहते हैं वो तेसरीज के लिए है। नीट में केवल दो ही है, केपी और दूसरा केसी है। इज दिस क्लियर? आओ समझते हैं प्यारे बच्चों। जब हम लिखेंगे केपी, क्या लिखेंगे? तो क्या ऊपर पार्शियल प्रेशर लिखेंगे? और केसी में क्या लिखेंगे? सच बताओ, प्रेशर लिखते हैं, कंसंट्रेशन लिखते हैं, कि हमेशा एक्टिव मास लिखते हैं? हमेशा एक्टिव। तो जब आप यहाँ पे कभी प्रेशर लिखोगे, कभी कंसंट्रेशन लिखोगे, क्या उसकी अपनी यूनिट आएगी? तो अगर कभी प्रश्न आपसे बोले केपी की यूनिट, किसकी यूनिट? तो केपी की यूनिट निकालने का एक सिंपल सा तरीका है एटीएम की पावर डेल्टा एनजी। और कभी प्रश्न आपसे बोले केसी, तो उसका यूनिट निकालने का तरीका है कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एनजी। रुको जरा, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? यूं तो कंसंट्रेशन के मायने, लेकिन हमारे सिलेबस में जब भी कंसंट्रेशन बोला, उसका मतलब मोलैरिटी ही माना। नहीं समझे? यूं तो कंसंट्रेशन के मायने, मैं नहीं कहता हूं कंसंट्रेशन का मतलब केवल मोलैरिटी है, हमारे सिलेबस में कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी ही माना। तो क्या जहां कंसंट्रेशन है वहां मोलैरिटी लिख सकता हूं? क्या मैं मोलैरिटी की पावर डेल्टा एनजीबी की यूनिट बता सकता हूं? क्या मोलैरिटी की यूनिट आप सबको मोल पर लीटर याद है कि नहीं याद है? अरे बोलो ना यार। रुको जरा, कितने टाइप के होंगे बता दोगे? कितने टाइप के? एक होगा केपी, एक होगा, क्या आप उनकी यूनिट भी बता दोगे? कुछ एक सवाल करना चाहेंगे? लिखना जरा एक सवाल। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ, थोड़ा जल्दी लिखिएगा, क्रैश कोर्स चल रहा है। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केपी एंड केसी एंड यूनिट ऑल्सो। आपको एक्सप्रेशन भी लिखना है और यूनिट भी लिखना है फॉर द गिवन रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन आप सबके सामने है, N2 + 3H2 से बना 2NH3।
इसके लिए केपी भी लिखिए, केसी भी लिखिए और यूनिट भी लिखिए। अगली रिएक्शन आपके सामने है, PCl5 से बना PCl3 प्लस Cl2, और अगली रिएक्शन आपके सामने है NH4HS सॉलिड से बन रहा है अमोनिया गैस प्लस H2S गैस। यहां पे भी है गैस और यहां पे भी है गैस, यहां पे भी है गैस। अगर किसी प्रश्न में फिजिकल स्टेट स्पेसिफाई नहीं हो तो याद रखिएगा उसे हमेशा गैसियस मान के चलना है। आपका जो सिलेबस है वो गैसियस इक्विलिब्रियम है। सबसे बन जाएगा। आओ देखते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहली रिएक्शन का क्या आप सबने केपी लिख लिया होगा? जल्दी बताइए कैसे लिखा आपने? बोलना है बच्चों यार, सुस्त होके पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर, हेलो, ये कौन सा ये प्रेशर है कि पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर बोलते कितने फॉर्मूले? P बराबर, कल की क्लास, P बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल, दूसरा फॉर्मूला P बराबर CRT। जैसे बोलूं पार्शियल प्रेशर, खट से दो फॉर्मूले आ जाए। ये वैसा है जैसे बोलूं फोर्स, तो मन में कौन सा फॉर्मूला आता है? जितना क्विकली रिस्पॉन्ड वो है उतना ही ये होना चाहिए, तब मजा आएगा। अगर फॉर्मूले तुरंत नहीं आएंगे तो सवाल पे स्ट्राइकिंग रेट कम हो जाएगी। समझ पा रहे हैं क्या? आइए समझते हैं। क्या ऊपर लिख दूं पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, चलेगा? बोलो प्यारे बच्चों, नीचे क्या लिखूं? आपको बोलना है पार्शियल प्रेशर ऑफ इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर। एग्री और नॉट? क्या सब बच्चों ने 3 लिखा है ना? क्या सब बच्चों ने केसी भी लिख लिया होगा? आप सबने यूनिट निकाला कि नहीं निकाला? जरा मुझे बताइए केपी की यूनिट क्या हो, ये आपको बताना है। केपी की यूनिट एटीएम की पावर डेल्टा। जरा मुझे इसका डेल्टा एनजी बताओ। 2 - 4 - 2 पावर -2 चलेगा? शानदार। क्या आप मुझे केसी का यूनिट बता दोगे? बोलो ना। मोल पर लीटर की पावर माइनस, अरे और क्या चीज जीवन में डेल्टा एनजी लगाई, यूनिट पाई, हाँ या ना? जरा चलते हैं अगले सवाल में। आसान था ना, केसी लिखना उसका बन जाएगा ना। अगला आपने लिखा कि नहीं लिखा? नहीं लिखा आपने, झूठ बोल रहे हैं, नहीं लिखा, आलस होके बैठे रहते हैं, प्रवचन सुनने आए हैं। जरा मुझे केसी बताइए क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। हाँ, रुकिए जरा, ये सही लिखा कि गलत लिखा? ये कौन सी कंसंट्रेशन? इनिशियल की इक्विलिब्रियम वाली। केपी केसी में सब कुछ इक्विलिब्रियम वाला ही लिखा जाए, भले प्रश्न में इनिशियल दे इक्विलिब्रियम वाला ही लिखा जाए। ये कोई मामूली कंसंट्रेशन, ये किस समय का है? जब उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा। क्या आप मुझे यूनिट बता दोगे? हवा बताओ। एटीएम केपी की यूनिट, एटीएम की पावर, डेल्टा एनजी की वैल्यू बोलो। क्या क्लास में कोई ऐसा डेल्टा एनजी नहीं निकाल पाता? डेल्टा एनजी स्टोइचियोमेट्री 1, स्टोइचियोमेट्री 1, 1 + 1 2, 2 - 1 1, डेल्टा एनजी 1, केपी की यूनिट एटीएम की पावर 1, केसी की यूनिट मोल पर लीटर की पावर 1। नहीं समझे? मजा तो अगले में आएगा। आइए जरा, क्या आप मुझे केपी केसी लिख के बता देंगे? चलो केसी लिखते हैं। लिखे क्या केसी? केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2S की पावर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH4। क्यों भैया? तो सॉलिड को कांस्टेंट लिखो ना। सर वागे साहब की दुनिया में उसे 1 माना गया है, उसका एक्टिव मास 1 है नहीं, 1 माना। बनाने वाले कौन थे? वागे साहब। उनको मैं वागे साहब बोलता हूँ, फील लाइक इंडियन, चलेगा? अरे समझ पा रहे हैं क्या? फिलहाल मुझे बताओ, क्या आप मुझे केसी की यूनिट बता दोगे बच्चों? बोलो यूनिट। नहीं सुनाई दिया? मोल पर लीटर की पावर। ये मैंने मोल पर लीटर कहां लिखा? सर मोलैरिटी ही तो मोल पर लीटर है। आसान है। क्या आप मुझे केपी की यूनिट बता दोगे बच्चों? बोलो। एटीएम की पावर 2। इज दिस क्लियर? आओ समझते हैं। कुल कितने प्रकार के के होंगे? 2। या तो होगा केपी या तो होगा, कभी कभी सवाल हमसे पूछेगा केपी तो कभी कभी पूछेगा, और कभी कभी वो क्या करेगा, कभी कभी वो क्या करेगा, केपी देके केसी पूछेगा। तो प्यारे बच्चों हमें याद होना चाहिए रिलेशन। क्या याद होना चाहिए? आओ आपको बताता हूं केपी और केसी में क्या रिलेशन है। क्या सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे है? आओ ना यार, क्या आपको पार्शियल प्रेशर के फॉर्मूले याद है? कितने फॉर्मूले? कितने फॉर्मूले? यही सोच, ये बैठो, यही सोचना है, यही याद करना है तो मजा आएगा, राइट? कितने फॉर्मूले हैं? एक बार फिर से बोलो। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, P बराबर C। एग्री और नॉट? यहां लगा दो के, यहां लगा दो के, यहां लगा दो, यहां लगा दो के, यहां लगा दो डेल्टा एनजी। हेलो,
लिखना नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, लिखते चलिए। प्यारे बच्चों यहीं से शुरू होता है हमारा खेला, कैसे आओ बताता हूं। केपी इक्वल टू केसी, आज सवाल नहीं, थोड़ा जल्दी लिखना पड़ेगा। केपी इक्वल टू केसी मतलब आपको लिखना पड़ेगा, अभी तक क्या आप देखते थे, हाँ बहुत बढ़िया सर, अच्छा कर रहे हो, अब आपको लिखना है, ठीक है। केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी। रुको जरा, अब इस सवाल करते समय मैं निगेटिव जब करवाता हूं मात्र एक पहलू पे बच्चा सब कर लेता है, वो निगेटिव कहा करता, सुनिएगा। लाला ये आर है कि नहीं है? आर की अपने को यूनिट याद है? अरे बोलो ना, सबको आर की यूनिट याद है कि नहीं याद है? एक बार बता दो, जूल वाली 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, आसान है। क्या सबको लीटर एटीएम भी याद है? 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर, बोलो। क्या सबको कैलोरी वाला भी याद है? 2 कैलोरी पर केल्विन पर, हाँ या ना? जब भी आर आएगा, जब भी आर, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लिखा, आर के साथ टेम्परेचर कभी सेल्सियस में लिखते, नंबर वन। नंबर टू, मुझे बताओ आज जब केसी लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? सी का मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब मोल पर लीटर, मोलैरिटी, बोलो हाँ या ना? मोल पर लीटर, मोल पर। तो बताओ इनमें से आर की कौन सी वैल्यू लोगे? नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। सबको यूनिट एंड डायमेंशन समझ में आता है? 1 किलो प्लस 1 मीटर बराबर 2 किलोमीटर। हाँ, 1 किलो प्लस 1 मीटर जोड़ सकते हो। आधे कह रहे हम जोड़ लेंगे, 1 किलो प्लस 1 मीटर 2 किलोमीटर, ऐसा थोड़ी होता है यार। अरे सेम यूनिट को ऐड करते हैं ना, सेम यूनिट सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। मेरी बात पहुंच पा रही है आप तक कि इको ज्यादा हो रहा है? हाँ, फिलहाल मुझे बताओ जब हम यहां लिखेंगे आर, क्या लिखेंगे? तो अगर ये मोल पर लीटर है तो इसे भी तो लीटर में लिखना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस लगाओ, इसमें से कौन सा यूनिट लूंगा? सेकंड वाला। अब यही मैं आपसे निगेटिव कराता हूं, बच्चा सब करके आता है, वो भूल जाता है अगर आर लीटर एटीएम में है तो केपी को होना पड़ेगा एटीएम में, केपी को होना पड़ेगा। सब पढ़ने के बाद भी ये छोटी सी गलती, आपको लालच में सरल सा नंबर दूंगा, सरल सा मिलेगा, तुरंत कैंसिल करोगे, इतने में ट्रैप। बस याद रखना ये सवाल करते समय केपी को होना पड़ेगा एटीएम में। इज दिस क्लियर? एक बात, दूसरी बात, क्या सब लोग बोर्ड पे देख रहे हो? ये फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं याद हुआ? एक बात बताओ, ये क्या लिखा है? आरटी की पावर डेल्टा, जैसा जैसा डेल्टा एनजी, जैसा जैसा वैसा वैसा केपी केसी में रिलेशन होगा। मैं एक लाइन बोलता हूं, केपी हमेशा केसी से बड़ा होगा, ट्रू और फॉल्स? उसका डिसीजन कौन करेगा? ये कोई बड़ा नंबर तो साहब मल्टीप्लाई होकर बड़ा हो जाएगा, हाँ या ना? छोटा नंबर छोटा हो जाएगा, एग्री और नॉट? एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, क्या रिएक्शंस का डेल्टा एनजी पॉजिटिव होता है? क्या रिएक्शन का डेल्टा एनजी नेगेटिव होता है? अरे दुनिया वालों, क्या रिएक्शन का डेल्टा एनजी जीरो भी होता है? आओ जरा लेट्स इमेजिन मेरे प्यारे बच्चों, केसी की वैल्यू है 4, मान लो, मान लो केसी की वैल्यू है कितनी है, मान लिया। और ये जो आरटी है, पल भर के लिए मान लो आरटी 1 से बड़ा नंबर है, मान लो आरटी किससे बड़ा नंबर है? कोई एक 1 से बड़ा नंबर बोलो बेटा, सरल सा 2 बोल दो ना यार, 4.25 क्यों बोल रहे हैं? हाँ 2, हाँ या ना? बोलना है तो सिंपल नंबर बोले ना अपन। आरटी की वैल्यू 2 ले लो, 1 से बड़ा लेना है, 2 ले लो, ले लिया? अरे ले लिया ना यार। अब बताओ डेल्टा एनजी पॉजिटिव ले रहे नेगेटिव? ले रहे कि नहीं ले रहे? अब यहां पे ले लिया हमने 2 की पावर 2, मान लो। तो बताओ ये 4 हुआ तो 4 4 जा कितना हुआ? 16। तो आज केपी बड़ा कि केसी बड़ा? कौन बड़ा? यानी जब डेल्टा एनजी होगा पॉजिटिव, क्या उसमें केपी केसी से बड़ा होगा? अब एक सवाल आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी पॉजिटिव है नेगेटिव? और इसका, इसका बोलो ना, इसका केसी बोले 100, केसी बोले, तो आप केपी निकालोगे कि पहले बड़ा वाला नंबर टिक करोगे? अरे इसमें केसी 100 है तो केपी बड़ा होगा छोटा होगा? किससे बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? तो आप अगर केसी 100 बोल दे और आपसे केपी पूछे, अगर आपसे क्या पूछे? केपी, तो सॉल्व कर लोगे, पहले चेक करोगे बड़ा वाला नंबर देखता हूं, और जो 100 से बड़ा वही टिक, अरे हाँ या ना? पहले दिमाग चलाइए, बाद में पेन चलाइए। अगर आप समझ पा रहे तो आओ देखते हैं। अगर डेल्टा एनजी 0 से छोटा, डेल्टा एनजी, क्या प्यारे बच्चों इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी लेस देन 0 है? अगर इसका डेल्टा एनजी लेस देन 0 है तो बताओ बताओ बताओ, ये 0 से छोटा मतलब निगेटिव है, मतलब -2 मान लो। तो क्या ये 1 अपॉन आर टी की पावर 2 हो जाएगा? नंबर और छोटा होगा कि बड़ा होगा? पक्का? केसी है 4 मान लो, 2 की पावर -2 मान लो, यानी हो जाएगा 1/4, हाँ या ना? तब केपी की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तब केसी बड़ा कि केपी बड़ा? कौन बड़ा? बच्चे ऐसे रटते हैं,
डेल्टा एनजी पॉजिटिव तो केपी बड़ा, डेल्टा एनजी छोटा तो केपी छोटा। ऐसे मत याद करो, ऐसे याद करो। डेल्टा एनजी पॉजिटिव तो कौन बड़ा? केपी। सर भूल गए तो कैसे याद रखें? डेल्टा एनजी पॉजिटिव, डेल्टा एनजी मतलब गैसेस ज्यादा है कम? गैसेस, गैसेस। मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूं। गैसेस तो वहां प्रेशर होगा, गैसेस ज्यादा तो प्रेशर कम होगा, गैसेस ज्यादा तो प्रेशर होगा, तो उसका केपी बड़ा कि केसी बड़ा? केपी। और जब डेल्टा एनजी छोटा तो केसी बड़ा। ये मत याद करना केपी छोटा, याद करना केसी बड़ा, वरना सवाल आपके स्ट्राइक नहीं करेंगे। चलेगा? आओ देखते हैं। डेल्टा एनजी पॉजिटिव तो कौन बड़ा? भूल गए तो कैसे याद करोगे? डेल्टा एनजी पॉजिटिव मतलब गैसेस बनी है, मतलब प्रेशर होगा, मतलब केपी होगा किससे? और डेल्टा एनजी तो कौन बड़ा? और अगर डेल्टा एनजी हुआ जीरो, करो इसे जीरो, समथिंग की पावर 0 1 हुआ, क्या मेरे प्यारे बच्चों केपी केसी के बराबर होगा? अभी सवाल पूछता हूं, क्या कभी ऐसा संभव है केपी केसी के बराबर हो? संभव है? कब केपी केसी के बराबर हो सकता है? कब केपी केसी के बराबर हो सकता है? बता सकते हैं क्या? आओ देखते हैं, क्या किसी प्रश्न में केपी केसी के बराबर हो सकता है? एक बार मुझे फॉर्मूला बता दो, क्या था फॉर्मूला? बोलो। केपी बराबर इंटू आर टी की पावर डेल्टा। एग्री और नॉट? क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? ये बराबर कब होंगे? ये बराबर तब होगा जब ये 1 होगा, कि ये ना होगा? ये बराबर कब होगा? जब ये ना होगा कि जब ये 1 होगा? अगर ये ना होगा तो 0 होगा, और ये 0 होगा तो सब 0 होगा। मेरे प्रश्न को समझना, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? ये रटा नहीं, ये बराबर कब होंगे सर? जब ये ना होगा कि ये 1 होगा? ये, अब सोचो ये 1 कब कब होगा? एक तो आपने बताया सर ये 1 तब होगा जब डेल्टा एनजी 0 होगा, हाँ या ना? क्या ये और कभी 1 नहीं हो सकता? एक मिनट, किसी की पावर 0 1, किसी की पावर 0 और 1 की पावर कुछ भी, वो भी 1। या तो ये हो 0 या तो ये हो, तब केपी केसी के बराबर होगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कभी RT1 हो सकता है? ये कब होगा RT1? RT1 तब होगा जब टेम्परेचर 1/R होगा। अरे, और जब टेम्परेचर 1/R होगा, इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 12.18 केल्विन। बच्चा लगा है सॉल्व करने में, और सवाल के अंत में छुपा के लिखा है टेम्परेचर है 12.18 केल्विन। अगर प्रश्न में टेम्परेचर 12.18 केल्विन है तो मेरे भाई केपी केसी के बराबर नहीं। समझे? समझाता हूं। ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखी थी, इसका डेल्टा एनजी पॉजिटिव नेगेटिव, और इसका डेल्टा एनजी पक्का। अगर इसका डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो बताओ केपी बड़ा कि केसी? शानदार। इसका शानदार। क्या यहाँ पे केसी बड़ा है? क्या यहाँ पे केपी बड़ा है? ये बच्चे के दिमाग में सेट है। अंत में सवाल लिखा है टेम्परेचर 12.18 केल्विन। अब उसने टेम्परेचर में ध्यान ही नहीं दिया। अगर टेम्परेचर 12.18 केल्विन है तो अब केपी केसी के बराबर हो के रहेगा, भले डेल्टा एनजी कुछ भी हो। नहीं समझे? एक कंडीशन और है जब केपी केसी के बराबर होगा, क्या बता सकते हैं? एक कंडीशन और है जब केपी केसी के बराबर होगा। हेलो, अगर किसी रिएक्शन में प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड है, कौन है? प्योर सॉलिड एंड प्योर, तो क्या उन सबका एक्टिव मास 1 होगा? मैंने प्योर बोला है, सॉलिड लिक्विड नहीं बोला। और अगर सबका 1 होगा तो भी केपी केसी तो बराबर होगा। एग्री और नॉट? आओ समझते हैं। क्या आप सबको फॉर्मूला याद हो गया? केपी केसी का फॉर्मूला बोलेंगे? बोलेंगे केपी इक्वल टू इंटू आर टी की पावर डेल्टा। आओ आपको दिखाता हूं जादू। क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? एक सवाल लिखना जरा, एक सवाल से सीखते हैं जो जो सिखाने वाला हूं। आपके सामने कुछ एक रिएक्शन लिखी, एक बार लिख लो। N2 + 3H2 से बना 2NH3। रिएक्शन की नंबरिंग सही करना, ठीक है? ये है रिएक्शन नंबर 1। दूसरी रिएक्शन है PCl5 से बना PCl3 + Cl2। तीसरी रिएक्शन है H2 + I2 से बना 2HI। चौथी रिएक्शन है SO2 + O2 से बन रहा है SO3। या चलो तीन ही रिएक्शन देख लेते हैं, इसी में काम हो जाएगा। जल्दी से 3 रिएक्शन लिख लें, और जो जो सवाल पूछूं आपको बताते चलना है। मुझे लगता है तीनों रिएक्शन अपने आप एक स्पेशल केस है, राइट? हेलो, किसी का डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, किसी का डेल्टा एनजी नेगेटिव है, और किसी का डेल्टा एनजी। अब सवाल लिखते चलना। लिखना पहला सवाल, फॉर विच रिएक्शन, फटाफट, फॉर विच रिएक्शन केपी इज ग्रेटर देन केसी,
आप बताइए किस रिएक्शन के लिए केपी केसी से बड़ा है? दुनिया भर के सवाल बनेंगे, ठीक। फॉर विच रिएक्शन केपी ग्रेटर देन केसी? कौन सी रिएक्शन? आसान है क्या? अगला सवाल लिखना, फॉर विच रिएक्शन केपी अपॉन केसी, फॉर विच रिएक्शन केपी अपॉन केसी ग्रेटर देन 1? वो कौन सी रिएक्शन है जिसका केपी केसी से बड़ा होगा? ए, ये केपी केसी से बड़ा होगा, केपी अपॉन केसी का रेशियो 1 से बड़ा होगा। सर केपी अपॉन केसी अगर 1 से बड़ा होगा मतलब केपी केसी से बड़ा, एग्री? नहीं समझे? पक्का? मुझे बताओ क्या फिर से आंसर होगा 1 2? क्या रिएक्शन नंबर 2 इज द आंसर? अगर समझ पाए तो लिखना अगला सवाल, फॉर विच रिएक्शन केसी माइनस केपी इज इक्वल टू पॉजिटिव? किस रिएक्शन के लिए केसी माइनस केपी पॉजिटिव होगा? आराम से करो, सवाल समझे नहीं समझे? केसी माइनस केपी क्या हो, यानी कौन बड़ा, किससे बड़ा? वो कौन सी रिएक्शन इसमें केसी बड़ा होता है? जब डेल्टा एनजी नेगेटिव होता है। बोलो ना यार, किस रिएक्शन का डेल्टा एनजी नेगेटिव है? अरे आपने मुझे डेल्टा एनजी बताया नहीं यार, पहले का डेल्टा एनजी बोलो। शानदार। दूसरे का? अरे बोलो ना यार। तीसरे का? हाँ या ना? किस रिएक्शन का केसी माइनस केपी पॉजिटिव होगा? नहीं बता पाओगे? फर्स्ट। शानदार। ऐसे में कोई सवाल पूछो बता दोगे? एक और सवाल लिखो जरा। तो ऐसे दुनिया भर के सवाल यहां फ्रेम होते हैं। अब देखो सवाल आपसे गलत कैसे कराता है। फॉर विच रिएक्शन केपी बाई केसी इज ग्रेटर देन 0? किस रिएक्शन के लिए केपी बाई केसी 0 से बड़ा होगा? फॉर विच रिएक्शन केपी बाई केसी इज ग्रेटर देन 0? सोच लिया सबने? मुझे लगता है केपी और केसी का रेशियो 0 से बड़ा, यानी प्रश्न कहता है कहां केपी बाई केसी पॉजिटिव होगा? अरे मुझे लगता है सब में ऐसा ही होगा। क्या आपने कभी केपी -2 सुना है? क्या आपने कभी केसी -4 सुना है? केपी केसी 0.00000000 हो सकता है, लेकिन कभी नेगेटिव होने वाला। और जब केपी केसी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता तो कभी इसका रेशियो लेस देन 0 हो ही? अरे दुनिया की किसी भी रिएक्शन का केपी केसी नेगेटिव होने वाला, और अगर ये नेगेटिव नहीं तो फिर ये कभी भी लेस देन 0 होने वाला। ग्रेटर देन 1 अलग सवाल है, ग्रेटर देन 0 अलग सवाल है। मैं कह रहा हूं ये कब पॉजिटिव होगा? सर ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। आप ये तो पूछो कब 1 से बड़ा कब 1 से छोटा होगा? एग्री? नहीं समझ पाए? क्या और सवाल करना चाहेंगे? 1 मिनट, अभी चल रही है कहानी केपी केसी की, बोलो हाँ या ना? एक लाइन बोलता हूं, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन, तो वो चलती ही इसीलिए चलती ही तभी तक जब तक उसके जीवन में इक्विलिब्रियम ना आ जाए। जब उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आए तो वागे साहब का एक्सप्रेशन लिख के उसका मैथमेटिकल कांस्टेंट निकाला जाए, क्या वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा? किसी भी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, किसी भी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या बोला मैंने, बोलो एक बार। किसी भी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो मात्र 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 एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, और वो है टेम्परेचर। और किसी के बदलने से बदलने वाला कौन? कौन? बेटा इसका एक बार नाम बोल के बताओ आप। ये कंडक्टिविटी कप्पा है, ये रेट कांस्टेंट है, क्या है ये? इक्विलिब्रियम। अरे बोलो ना यार, समझ पा रहे हैं क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुल कितने फैक्टर पे डिपेंड करेगा? कितने फैक्टर? इसीलिए मैंने लिख दिया, एक है रिएक्शन, दूसरा है आपके पूरे सिलेबस में केमिकल काइनेटिक्स मिला के और एक इक्विलिब्रियम मिला के कितने पैरामीटर आते हैं जरा सुनिएगा। ए सी के बोले तो केमिकल काइनेटिक्स, एक आपने सुना है रेट कांस्टेंट, क्या सुना है? अरे सुन रहे हो क्या? काइनेटिक्स आएगा पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी साथ बताओ ताकि परमानेंट याद रहे, राइट? सब पढ़ा है ना एक बार? यहां सम अप कर रहा हूं पूरी केमिस्ट्री कहानी, ठीक? आपने एक पढ़ा रेट कांस्टेंट, हाँ या ना? और एक वही चैप्टर पढ़ते हैं स्यूडो रेट कांस्टेंट, किसी को याद है? स्यूडो रेट। और फिर एक पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, याद है? केमिकल काइनेटिक्स में नाम तो सुना होगा। और फिर एक पढ़ते हैं अर्हेनियस कांस्टेंट, नाम सुना है? अरे बोलो ना यार।
और आज एक सुन रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बोलो हाँ या ना। अब जो कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, ये पूरे सिलेबस में इन चारों पांचों पे इतनी बार सवाल आपको घुमा घुमा के पूछता है और आप परेशान रहते हैं। अगर कभी बोले रेट कांस्टेंट, क्या बोले, तो रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है कुल 3 पैरामीटर पे। कितने पे? अगर आपको सीक्वेंस में याद करना है तो ऐसे याद कर लीजिए, इसको कह देता हूं मैं के डैश और उसको कह देता हूं के, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक, रेट कांस्टेंट जो केमिकल काइनेटिक्स में आता है कितने पैरामीटर? 3। के डैश कितने पैरामीटर? 4। ये कितने पैरामीटर? 2। ए कितने पैरामीटर? 1। और एक कहीं 2। अरे नहीं समझे सर, कौन कौन से हैं सुनिएगा। आज किसकी कहानी चल रही, किस क्या नाम है इसका? कितने फैक्टर डिपेंड करेगा? एक है रिएक्शन खुद और दूसरा है, तीसरा कोई पैमाना, कंसंट्रेशन के बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलने वाला। सवाल ऐसे बोलेगा, ये बहुत अच्छे से सवाल थे, आज वो स्लाइड काम ही नहीं कर रही, कि अगर एक रिएक्शन हो रही है उसमें अचानक से प्रेशर दुगना कर दिया, कंसंट्रेशन 4 गुना कर दिया, ये कर दिया वो, अरे सर आप कुछ भी कर लो, अगर टेम्परेचर नहीं बदला, रिएक्शन नहीं बदला, तो के बदलने वाला। नहीं समझे? ऐसे ही जब काइनेटिक्स पढ़ते हैं वहां कितने कांस्टेंट आते हैं? 4। ये कितने पे डिपेंड करता है? 4 पे। ये कौन है? आओ बता देता हूं, बता दूं क्या? एक है रिएक्शन, कौन है? इसमें भी है रिएक्शन, इसमें भी है रिएक्शन। हेलो, समझ पा रहे हैं क्या? और रिएक्शन के साथ साथ एक पैरामीटर इसमें आता है टेम्परेचर। कौन आता है? और इसमें आता है एक पैरामीटर कैटलिस्ट। ये सब आपको नोट्स मिल जाएगा ना, ये तो लिखना चाहे तो लिख लें। और एक पैरामीटर आता है कंसंट्रेशन। तो इसे याद रखना, काइनेटिक्स से फिर याद दिलाऊंगा ताकि एक जगह लिखा रहे। के डैश कितने फैक्टर डिपेंड करता है? के डैश का नाम है रेट कांस्टेंट की स्यूडो रेट कांस्टेंट। स्यूडो ऑर्डर याद है, वहां आता है। ठीक, और फिर एक आता है रेट कांस्टेंट। ये कितने फैक्टर? 3। एक है रिएक्शन, एक है टेम्परेचर और एक है कैटलिस्ट, एक है, अरे हाँ या ना। और फिर आता है ये, कौन आता है? 2 ही फैक्टर, एक है रिएक्शन और एक है कैटलिस्ट, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। और फिर आता है ए, मात्र एक फैक्टर, वो है रिएक्शन। न टेम्परेचर के बदलने से बदलता है, न कैटलिस्ट के बदलने से बदलता है। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम। कितने फैक्टर? एक है, दूसरा है, तीसरा कोई पैमाना। अब ये जानने की आवश्यकता है साहब कैसे बदलता, बोलो हाँ या ना। एक सवाल पूछता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो पहले, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मात्र 2 फैक्टर। तो मुझे बता सकते हो कितने फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता? कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो कितने पे डिपेंड नहीं करता? इनफाइनाइट पे डिपेंड नहीं कर सकता ना यार। आओ यही लिख देता हूं मैं, डज नॉट डिपेंड्स ऑन। कितने फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता? क्या कंसंट्रेशन के बदलने से के बदलेगा? क्या प्रेशर के बदलने से के बदलेगा? क्या बर्तन के बदलने से के बदलेगा? क्या हवाओं के बदलने से के बदलेगा? क्या फिजाओं के बदलने से के बदलेगा? क्या इनर्ट गैस के आने से के बदलेगा? क्या सवाल 6 लाइन से के बदलेगा? कितने पैरामीटर हैं? एक है रिएक्शन, दूसरा है। आप यही गलत करते, कितना भी दिमाग में सेट कर दो, कितने पैरामीटर हैं? 2। इज दिस क्लियर? करते हैं एक सवाल, लिख लीजिए लिखना चाहे तो। आज भी आप धीरे लिख रहे हैं, लिख लिया? आओ एक सवाल के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। करूं एक सवाल, बोलूं? चलो तो प्यारे बच्चों, सवाल कुछ ऐसा आपके सामने आया। एक रिएक्शन है, ए से बना B+2C, लिख लीजिए। इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट at 25 degree Celsius is 4. If equilibrium constant at 25 degree Celsius is 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है? चलेगा, लिखना। आफ्टर सम टाइम some amount of product B is added. some amount of, मैं लिख रहा हूं आपको भी लिखना पड़ेगा, some amount of product B is added. हमने क्या मिलाया? C मिलाया कि B मिलाया? Product B is added. Then new equilibrium constant will be. सबसे बन जाएगा कितना? आंसर आएगा 4। अरे कैसे पता चला? कैसे पता चला? रिएक्शन नहीं बदला, टेम्परेचर नहीं बदला, तो के बदलने वाला। अब जो कहने वाला हूं सब पे भारी पड़ने वाला, जरा सुनिएगा। इस चैप्टर में कुछ बेसिक बातें, अभी तक 2 बातें बोल पाया हूं। नंबर 1, एक रिवर्सिबल रिएक्शन चलती ही इसीलिए चलती ही तभी तक जब तक उसके जीवन में इक्विलिब्रियम
पॉइंट नंबर 2, के केवल 2 ही फैक्टर डिपेंड करेगा, तीसरा कोई फैक्टर। नाउ आई एम गोइंग टू द पॉइंट नंबर 3। सुनना, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के जीवन में, क्या बोला मैंने, फील किया इसे, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के, मैंने बोला पंखा तो कुछ फील आया, क्या है, एप्पल आया मन में कि तरबूज आया, पंखा आया कि नहीं आया? तो साइंस के साथ ये क्यों नहीं होता? मैं क्या बोला हूं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के जीवन, जब इक्विलिब्रियम आए, आ जाओ इक्विलिब्रियम पे, क्या आ चुका है, बोलो ना यार। एक रिवर्सिबल रिएक्शन के जीवन में जब इक्विलिब्रियम आए, कंसंट्रेशन बदला जाएगा, प्रेशर बदला जाएगा, कुछ बदला जाएगा, के नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये नहीं कुछ नहीं बदलेगा। क्या बोला मैंने, के नहीं बदलेगा, इसका मतलब ये नहीं कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, और सब कुछ इसलिए बदलेगा कि के नहीं बदलेगा। ये बहुत गहरी बात है, फिर से एक बार बोलता हूं। अगर इक्विलिब्रियम पर, क्या बोला मैंने, इक्विलिब्रियम, पहले पहुंच जाओ इक्विलिब्रियम पे, पहुंच गए, अब बी का कंसंट्रेशन बदलो, क्या बदला, किसका, क्या बदला, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बोलो, N/V। कंसंट्रेशन कैसे बदलोगे, या तो मोल बदल के या तो वॉल्यूम बदल के, बोलो ना यार, क्या बदला, किसका बदला, क्या बदला, मोल बदला, कब बदला, इक्विलिब्रियम पर। क्या नहीं बदला, क्या नहीं बदला, इसका मतलब ये नहीं कुछ नहीं बदला, इसका मतलब ये नहीं कुछ नहीं बदला, बाकी सब कुछ बदला। क्या बोले मैंने, बाकी सब कुछ। अगर आपने बी का कंसंट्रेशन दुगना कर दिया तो सी का बदला, ए का बदला, मगर सब कुछ ऐसे बदला कि के ना बदला। सब कुछ ऐसे बदला कि, क्या आप जानना चाहेंगे सब कुछ कैसे बदला? इतने मार्केट में आता लॉकअप, कौन आता है, अरे ली चैटियर प्रिंसिपल, वो यही तो सिखाता है, जब इक्विलिब्रियम पे कुछ बदला जाएगा तो सब कुछ कैसे बदलेगा, और सब कुछ इसलिए बदलेगा कि के ना बदलेगा। नहीं समझे? के कितने फैक्टर डिपेंड करेगा, नंबर 1, नंबर 2, तीसरा कोई पैमाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कुछ नहीं बदलेगा, सवाल वो भी पूछता है और आपको लगता है कुछ नहीं बदलेगा, अरे के नहीं बदलेगा, बाकी सब कुछ कैसे बदलेगा, सिखाता हूं कुछ देर में, ठीक। फिलहाल ये लाइन याद कर पाओगे, लिखना चाहे तो कॉपी में लिख ले। इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पर जब कंसंट्रेशन प्रेशर डॉट 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 डॉट, समझ पा रहे बच्चों? इक्विलिब्रियम पर जब कंसंट्रेशन प्रेशर डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 क्या है, बहुत कुछ बदला जाएगा, बदला जाएगा, तो सब कुछ बदल जाएगा। एग्जैक्टली exactly. तो सब कुछ बदल जाएगा। सर क्या बदलेगा, बताऊंगा, चलने दे धीरे धीरे। सब कुछ बदल, मगर ऐसे बदलेगा, मगर ऐसे बदलेगा कि के नहीं बदलेगा। तो एक सवाल पूछा जाता है, सब कुछ क्यों बदलता है, क्योंकि के नहीं बदलता है। सर ये कैसी बातें हुई? यही तो बातें हैं, जब असर्शन रीजन के सवाल आते हैं और आपसे कारण पूछे जाते हैं क्यों नहीं बदलेगा, आप कहते हो हमें क्या पता क्यों नहीं बदलेगा। हर चीज को कंट्रोल कौन कर रहा है, के। कैसे होगा सिखाऊंगा। अब ये लाइन दिमाग में, कितनी लाइनें आ चुकी हैं, 3, याद रहेगा। और चलते हैं टॉपिक में। हम पढ़ रहे थे के कितने फैक्टर डिपेंड करेगा, कितने फैक्टर बेटा, और सिखा दू कैसे करेगा, पहले सिखा दू फिर लौटते इस लाइन में फिर से। कितने फैक्टर पे के डिपेंड करेगा, तीसरा कोई फैक्टर। अब ये भी तो जानो कैसे डिपेंड करेगा, हाँ या ना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है रिएक्शन। कौन सा फैक्टर है, तो लिखना जरा, रिएक्शन। आओ देखते हैं रिएक्शन के बदलने से के कैसे बदलेगा। रिएक्शन के बदलने से के कैसे बदलेगा, कॉपी में लिख ले। रिएक्शन के बदलने से के कैसे बदलेगा। सब लोग बोर्ड पे आ जाना जरा। प्यारे बच्चों, आपके सामने मैंने एक रिएक्शन ली, ए से बना बी। क्या लिया रिएक्शन, ए से बना, इसका के है के, मान लो, अरे मान लो। अब मैंने रिएक्शन लिख दिया बी से बना ए, बी से बना, मैंने रिएक्शन का मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या बदल दिया, चेंज किया कि नहीं किया। अब बताओ, जब मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन चेंज किया तो जो के पहले था वही होगा कि बदलेगा। हेलो, क्या इसका के होगा बी बाई ए, इसका के होगा ए बाई, ऐसा ही लग रहा पहले वाले के का उल्टा होगा। यानी एक नियम बना लेते हैं, रिएक्शन होगा उल्टा। क्या बोला मैंने,
रिएक्शन होगा तो के बी होगा, याद रहेगा, रिएक्शन होगा तो के बी होगा। आओ चलते हैं बोर्ड पे जरा। मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा है, ऐसे बना भी क्या लिखा रिएक्शन, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के मान लो। और अब इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करिए, करिए जरा। जब आप इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो क्या बनेगा, 2a से बना, एग्री। जरा मुझे बताइए, क्या आप मुझे इस रिएक्शन का के लिख के बता सकते हैं? कैसे लिखोगे? b बाई ए की पावर 2, b बाई ए की पावर, b बाई ए की पावर। पक्का? ऐसा नहीं लग रहा जो पहले वाला के था उसको आपने 2 से पावर लगा दिया? तो एक नंबर, एक रूल बना लेते हैं, जब भी रिएक्शन को करोगे मल्टीप्लाई, क्या करोगे? तो जो नया वाला के होगा पुराने वाले के की पावर, वो नंबर चलेगा। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करता तो पावर, 4 से मल्टीप्लाई करता पावर, n से करता तो पावर। चलो अब डिवाइड करते हैं, कर ले क्या? आज मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, अब 2 से डिवाइड करो। अरे सुनो ना, 2 से डिवाइड करना, हाफ से मल्टीप्लाई करना, बात मतलब हम डिवाइड नहीं करेंगे, जब भी डिवाइड होगा मल्टीप्लाई करेंगे। हेलो, बस जितने रूल बता रहे हो उतने याद करना, किताबों में बहुत होते हैं, फालतू में कंफ्यूज, बस इतना याद कर लो। रिएक्शन होगा उल्टा तो के भी होगा, रिएक्शन करोगे मल्टीप्लाई तो के की पावर वो नंबर चलेगा। रूल नंबर 3, अगर कभी रिएक्शन करेंगे ऐड, रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करेंगे, उदाहरण के तौर पे ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना एक रिएक्शन ए से बना डी। मान लो इसका के है K1, इसका के है K2, इसका के है K3, इसका के हमें निकालना है, निकाल लोगे बच्चों? बताओ के को जोड़े कि घटाएं कि क्या करें? रिएक्शन होगा ऐड तो के होगा मल्टीप्लाई। इज दिस क्लियर? कितने रूल है बच्चों? उल्टा तो के भी, करोगे मल्टीप्लाई तो पावर वो नंबर, और करोगे ऐड तो मल्टीप्लाई। सर सब्ट्रैक्ट करे तो सब्ट्रैक्ट मत करना, घुमा के ऐड करना। क्या बोला मैंने? सब्ट्रैक्ट घुमा के। जैसे मान लो कभी रिएक्शन सब्ट्रैक्ट करना पड़ा तो आप सेट करो ना, सब्ट्रैक्ट करना ही है सर, घुमा के ऐड करना है। अरे, और रिएक्शन घुमाओगे तो के घूम, नहीं समझे? कुछ एक सवाल करना चाहेंगे? फिर से हम क्या पढ़ रहे हैं? के। क्या पढ़ रहे हैं? कहानी कैसे शुरू हुई समझ पाए ना? जब किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, तो वागे साहब का एक्सप्रेशन लिख के के निकाला। के निकालने कितने तरीके, या तो निकालो इससे या तो निकालो। क्या कभी कंसंट्रेशन कभी प्रेशर लिख सकते हो? कभी होगा केपी, कभी होगा, सबके यूनिट निकाल सकते हो। क्या केपी केसी में रिलेशन है? बोलो ना यार। क्या रिलेशन वाले सारे सवाल बन जाएंगे? पक्का। उसके बाद अब कहानी चल रही, कितने फैक्टर डिपेंड करेगा, कितने फैक्टर हैं? 2, एक है रिएक्शन, दूसरा है रिएक्शन के बदलने से कैसे बदला, क्लियर है? इस पे कुछ एक सवाल कर ले, एक सवाल करिएगा, सबको लिखना है। सवाल है प्यारे बच्चों, आपके सामने रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3, लिख ले। प्रश्न में हमें इसका केसी दे रखा है 49, ये दे रखा है राइट। इसका केसी कितना है? 49। और आपसे पूछा है कैलकुलेट, कैलकुलेट के फॉर, और आपके सामने रिएक्शन है 2NH3 से बना N2 प्लस 3H2, इसका के निकालना है, निकाल लोगे? कितने बच्चे निकाल लेंगे? लॉजिक लॉजिक, रिएक्शन उल्टी है कि सीधी है? अरे बोलो ना यार। तो इसका के भी होगा 1/49, चलेगा। अब यही सवाल रूप बदल के कुछ ऐसे आया, फिर से वही रिएक्शन एज इट इज लिख देता हूं। मान लो लिखा है यहां पे, मान लिया इसका केसी कितना दे रखा है बेटा? 49। देन कैलकुलेट, अगला सवाल है ये, देन कैलकुलेट केसी फॉर, और आपसे वो केसी पूछ रहा है हाफ N2 प्लस 3/2H2 से बना अमोनिया। आप तो बस ये सोचिए ये रिएक्शन पहले वाली से कैसे रिलेटेड है, कर लोगे क्या? सबसे बन जाएगा। बस ये बताओ ये उससे कैसे रिलेटेड है? हाफ से, 2 से डिवाइड किया कि हाफ से मल्टीप्लाई? हम तो डिवाइड बोलेंगे नहीं, बचपन में नहीं बोला, आप क्यों बोले, है ना? डिवीजन तब भी कठिन लगता था राइट। हम क्या कर रहे हैं बच्चे? हाफ से डिवाइड नहीं कर रहे, हाफ से मल्टीप्लाई, राइट। तो जो नया वाला क्या होगा, क्या प्यारे बच्चों, वो होगा 49 की पावर हाफ, बोलो ना यार। एंड आंसर विल बी नथिंग बट, ऐसे दुनिया भर के सवाल फ्रेम करूं, कर लोगे? अभी कराता हूं सवाल। कुल कितने फैक्टर हैं? 2, एक है रिएक्शन, दूसरा है, आओ देखते हैं टेम्परेचर के बदलने से कैसे बदलता है, टेम्परेचर के बदलने से कैसे बदलता है। तो लिखिएगा दूसरा फैक्टर टेम्परेचर। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ क्या रहे हैं? हाँ सर, यही तो हम साल भर से अपने आप से पूछ रहे हैं,
हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर के बदलने से के कैसे बदलने, बताऊं क्या? के कितने फैक्टर डिपेंड करेगा? तीसरा कोई पैमाना? अब उन दोनों पे कैसे करेगा वो चल रहा। तो रिएक्शन का फंडा क्लियर है, उल्टा तो उल्टा, मल्टीप्लाई तो पावर, ऐड तो के मल्टीप्लाई, हाँ या ना? अब ये बता रहा हूं टेम्परेचर बदलेगा तो कैसे बदलेगा, बता दूं क्या? केमिकल काइनेटिक्स में एक अरेनियस इक्वेशन आती है, सबको याद है? नहीं याद है? वो log K2/K1 याद है? एक बार चेक कर लेता हूं आपको याद है कि नहीं। शायद ऐसा था, आप देखना मुझे गलती बताना, ठीक? मैं लिखूंगा आप गलती बताना, ठीक है बेटा? log K2/K1 बराबर ये अपॉन R इंटू 1/T2 माइनस 1/T1। अच्छा, एक गलती यहां है और यहां और कहीं है। हाँ, वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का सवाल है ना, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपको फॉर्मूला याद है ऐसा मान लिया जाए, बोलो ना यार। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो असली फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, ए अपॉन 2.303 आर, राइट? ए अपॉन 2.303 आर अंडर ब्रैकेट 1/T1 माइनस 1/T2, हाँ या ना? ऐसी डिक्टो एक इक्वेशन आती है सॉल्यूशन चैप्टर में जिसका नाम है क्लॉसियस क्लैपेरॉन। क्या नाम है? सॉल्यूशन चैप्टर नाम सुना है? और ऐसी ही एक इक्वेशन और आती है इक्विलिब्रियम चैप्टर में जिसका नाम है वॉन टॉप इक्वेशन। क्या नाम है? व्हाट आई वांट टू से, मैं जब आप क्रैश कोर्स पढ़ रहे हो चीजों को लिंक करो पूरे सिलेबस में, कहां एक जैसा है ना? जैसे कांस्टेंट आया तो मैंने बता दिया हमारे सिलेबस में 4 कहानी आपको अक्सर परेशान करती है, उसको दिमाग में सेट कर लो। हेलो, ऑफ कोर्स काइनेटिक्स में आऊंगा फिर ये दोहराऊंगा, लेकिन ये बार बार ये मेन फंडामेंटल है जिन पे सवाल खूब बनते हैं। इन द सेम वे अभी क्या कह रहा हूं, हमारे सिलेबस में 3 इक्वेशन है, एक अर्हेनियस इक्वेशन है, एक क्लॉसियस क्लेपेरॉन है, एक वॉन टॉप है, 3 है। नंबर 1, नंबर 2 क्लॉसियस क्लेपेरॉन, ऐसे को लग रहा है नाम ही नहीं सुना है, क्लॉसियस क्लेपेरॉन, एंड नंबर 3 वॉन टॉप। तो क्लॉसियस क्लेपेरॉन आती है सॉल्यूशन चैप्टर में और वॉन टॉप इक्वेशन आती है इक्विलिब्रियम में, राइट? बिल्कुल देखने में सेम, डिक्टो सेम, बस फर्क कितना मेरे प्यारे बच्चे, जहां ये है जहां वहां आता है डेल्टा एच। याद आ रहा है? अब दूसरी बात, यहां पे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन है 2.303 r 1/T1 माइनस 1/T2। मुझे ये नहीं सिखाना, मुझे ये सिखाना। बच्चों मानो ना मानो, इतना तो जानते हो कि दुनिया में 2 तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है एंडो और एक होती है, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? अच्छा एक बात बताओ, एंडो का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? यार आप लोग बातें नहीं करते मुझसे, हैं? डेल्टा एच पॉजिटिव कि नेगेटिव? और एक्सो का डेल्टा एच, ये सब मानते हो कि नहीं मानते हो? अच्छा, डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पहचानते वो बता दिया था, अरे याद है कि नहीं याद है? अब जो कह रहा सुनिएगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर टेम्परेचर टेम्परेचर, तो इस इक्वेशन से आता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर एंडो का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़, ऐसा सोचो ना, एंडो मुझसे कहता मुझे टेम्परेचर दो, एंडो मुझसे कहता मुझे टेम्परेचर 2 और एक्सो कहता मुझे टेम्परेचर, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, सुनिएगा, टेम्परेचर तो के घट, हेलो, एक सवाल पूछता हूं, आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है मेरे प्यारे बच्चों, वो N2H2 वाली, बताओ पहला सवाल, इसका डेल्टा एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ, एक्सो कैंडो, एक्सो कैंडो कौन सी है? तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा घटेगा? एक्सो में चलेगा उल्टा, एंडो में चलेगा एक जैसा। बोलो, एक्सो में चलेगा, एंडो में चलेगा? नहीं चलेगा, चलेगा? तो बताओ ये डेल्टा एनर्जी नेगेटिव के पॉजिटिव? एक्सो कैंडो, तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पे के बढ़ेगा घटेगा? क्या घटेगा? के बोले तो टेम्परेचर बढ़ाने से के घट, और के का मतलब होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बोलो ना, मजा आने वाला, सुनिएगा, सुन रहे हो ना? बढ़ाओ इसका टेम्परेचर, बढ़ा दिया, के घटेगा बढ़ेगा? के, और के का मतलब है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, के का घटना मतलब प्रोडक्ट का, अरे नहीं यार, के का मतलब है पी बाई आर, हाँ या ना? के घट रहा तो प्रोडक्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, के घट रहा तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, यानी अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट बढ़ने लगेगा, प्रोडक्ट घटने। यही तो लॉकअप आगे चल के बोलेगा, और क्या बोलता है? फिलहाल उसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। अभी क्या कह रहे हो, दुनिया में कितने रिएक्शन, या तो एंडो, या तो एंडो मुझसे कहता मुझे टेम्परेचर दो, एंडो मुझसे कहता मुझे टेम्परेचर, और एंडोथर्मिक में बताइए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ेगा घटेगा, और एक्सोथर्मिक में
आप सुनना अगर समझदार है मेरे प्यारे बच्चों, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ा है तो टेम्परेचर घटाने से के एंडो में, मतलब लाइक चलेगा, घटाओगे तो घटेगा, बढ़ाओगे तो, और यहां चलेगा उल्टा, बढ़ाओगे तो घटेगा, घटाओगे तो नहीं समझे। अगर समझ पाए तो बताओ, आज अगर यहां पे मैं टेम्परेचर घटा दूं तो के, पक्का नहीं समझे। अब बताओ ये टेम्परेचर है कि नहीं है। कई बार सवाल आपसे पूछता है 1/T, क्या पूछता है ये समझना जरा, 1/, और ये है 1/T घट रहा है, क्या बोला मैंने, 1/T घट, तो टेम्परेचर, अरे वाह, मतलब 1/T का घटना टेम्परेचर का, अरे हाँ या ना, 1/T का टेम्परेचर का, यानी या तो सवाल पूछेगा टेम्परेचर में या तो पूछेगा 1/T में, एग्री। अगर एंडो है, कौन है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के, तो 1/T घट रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़, मतलब के बढ़े, इधर आना जरा, 1/T घट मतलब टेम्परेचर बढ़, मतलब के घटे, दिमाग में सेट करो, एक रिएक्शन है एंडो, एक रिएक्शन है, बोलो ना यार, एंडो मुझसे कहता मुझे टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे के बढ़, टेम्परेचर घटाओगे के घट, यहां की बात कर रहा हूं, घटाओगे तो बढ़, इधर एंडो इधर एक्सो, ठीक है, बढ़ाओगे तो के बढ़, टेम्परेचर घटाओगे तो के बढ़, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के घट, यहां चलेगा उल्टा, यहां चलेगा सीधा, लेकिन यहां 1/T में उल्टा, यहां 1/T में सीधा, नहीं याद कर पाओगे, पक्का 1/T घट रहा है, यहां यहां इधर कौन है, इधर बेटा एंडो, इधर कौन है एक्सो, इधर कौन है, इससे इमेजिनेशन डेवलप होगा, राइट, इधर कौन है, 1/T घट रहा है, 1/T घट रहा है, 1/T घट रहा है, टी नहीं के बताओ, पक्का, यहां 1/T बढ़ रहा है, 1/T के टेम्परेचर में ये सीधा ये उल्टा, 1/T में ये उल्टा ये सीधा। हेलो, ये कुछ कठिन है क्या, एक सवाल करना चाहेंगे, लिखो जरा एक सवाल, देखते हैं कितनों से बनता है, थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा। आपके सामने एक रिएक्शन है, PCl5 से बना PCl3 प्लस Cl2, PCl5 से बना PCl3 प्लस Cl2, प्रश्न हमसे कहता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग, और चार ऑप्शन है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, चलो दो ही लिख लो आप तो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, और तीसरा ऑप्शन लिख लेना नन ऑफ दिस। समझदार के इशारा काफी है, दंड से बनेगा नहीं बनेगा, और आधी जनता परेशान, फॉर्मूला क्या लगाए, अरे भैया कंसेप्ट लगाइए, पहले पहचानिए रिएक्शन एंडो है कि एक्सो, रिएक्शन एंडो है कि एक्सो, बोलो बेटा, क्या ये रिएक्शन एंडो है, अब अपने कंसेप्ट याद करो, एंडो के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे, बेटा ये प्रेशर नहीं है, क्या ही है ना, जो लोग बाद में देख रहे हैं उनको बता दूं, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, मुझे बताइए, और वो आर का मतलब रिएक्टेंट, अच्छा ये रिएक्शन एंडो है कि एक्सो, ये तो सवाल में बताए था, आप कैसे जान गए, जानना पड़ेगा सर, नहीं जानेंगे तो पढ़ाई छोड़िए, हाँ या ना, मुझे बताइए एक्सो है कि एंडो, एंडो, अपने कंसेप्ट दोहराओ, टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़, एग्री, टेम्परेचर के बढ़ाने से के बढ़, अब के बढ़ा, क्या बढ़ा, के बढ़ना मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ना, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमेशा से मतलब एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा, ऊपर है पी नीचे है, क्या के बढ़ रहा है, मतलब पी बढ़, मतलब रिएक्टेंट घट, बोलो आंसर क्या होना चाहिए। अब इसी को लॉकअप में ऐसे पूछूंगा, वेदर इट इज इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड, नहीं समझे, आने दो से जब आएगा, फिलहाल ये सवाल आपको समझ में आया, एक और सवाल लिखिए जरा, ये समझे कि नहीं समझे, हवा तो नहीं हुआ, बोलो अगला सवाल, लिखिए प्यारे बच्चों, फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन है, ठीक है सर, फॉर अ रिएक्शन एट 300 केल्विन equilibrium constant is, for a reaction at 300 Kelvin equilibrium constant is 10 की power minus 3, and at 500 Kelvin equilibrium constant is 10 की power minus 2, 10 की power minus 2। पहला सवाल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा घट रहा, घट रहा है ना, क्यों 3 से 2 हुआ, घट ही रहा है क्या,
अच्छा अच्छा ठीक है, लिखो जरा। अच्छा टेम्परेचर, देन आपके सामने थे चमचमाते हुए चार ऑप्शन, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच जीरो, और चौथा ऑप्शन आई डोंट नो। बन गया क्या? कैसे जाने कैसे जाने? सर टेम्परेचर के बढ़ाने से के बढ़, यानी कि रिएक्शन कौन सी है? अब यही सवाल कठिन करना होता तो 1/T देता। अरे टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ रहा है, मतलब ये एंडोथर्मिक है, मतलब इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है। आसान है कि नहीं है? एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है, जानना चाहते हैं क्या कहता है? वो कहता है सर बाकी सब तो ठीक है। क्या कहता है? बाकी सब तो, बाकी सब तो, ये बताओ बनाने वाले ने के बनाया क्यों? आपने कहा के ये होता है, कभी केसी कभी केपी होता है, दोनों में रिलेशन होता है, ऐसे ऐसे बदलता है, ऐसे ऐसे नहीं बदलता है, दो ही पैमाने, तीसरा कोई पैमाना नहीं। मोटा मोटा यही तो सिखाया। अरे बोलो ना यार। लेकिन बच्चा कहता है सर बनाने वाले ने उसे बनाया क्यों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाया? वागे साहब कोई फायदा मिलना था कि नहीं मिलना था? क्यों बनाया? हेलो, जानना चाहते हैं कि क्यों बनाया? बता दूं क्या? बता दूं क्या? आइए समझते हैं। अगर मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बना बी, क्या है रिएक्शन? हम किस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं? वाई के। क्या पूछा मैंने? आखिर बनाने वाले ने के क्यों बनाया? हेलो, एक रिएक्शन ए से बना, इससे आसान रिएक्शन और कोई होगी क्या? कठिन करूं इसे क्या? ए प्लस बी से बना सी सी प्लस डी डी। अरे ठीक है ना। ये जो रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे इसका के का एक्सप्रेशन लिख के बता सकते हैं? बोलो। कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, एग्री? ये इनिशियल कंडीशन का है कि इक्विलिब्रियम वाला, इक्विलिब्रियम, एग्री? अब जो कह रहा सुनिएगा, अगर कभी के हुआ 1 से बड़ा, अगर कभी के हुआ तो बी डोमिनेट करेगा कि ए? तो प्रोडक्ट की रिएक्टेंट डोमिनेट कर रहा, तो प्रोडक्ट ज्यादा बना कम बना? प्रोडक्ट ज्यादा क्यों बना? क्योंकि बनना चाहता है। एक बच्चा क्यों पढ़ता है? सिलेक्शन के लिए, क्योंकि पढ़ना चाहता है। जो पढ़ता, जिसके अंदर, अच्छा मान लेते हैं इंसान के अंदर तो तत्व होते हैं, एक पढ़त होता है, एक निंदत होता है, मान लो। तत्व समझते ना, एलिमेंट। अरे तो दो नए एलिमेंट हैं अभी आए नहीं पीरियोडिक टेबल में। एक तत्व का नाम है पढ़त्व। क्या नाम है? वो जिस इंसान के अंदर होता है उसमें पढ़ाई खूब होती है। और एक तत्व का नाम है नींदत्व। वो जिस इंसान के अंदर होता है उसमें नींद खूब आती है। मान लो एक बच्चा, एक बच्चे के अंदर खूब पढ़त्व है, मतलब वो खूब पढ़ाई करता है। क्यों? क्यों ऐसा होता है? इस मार्केट गिराऊंगा तो कहां जाएगा? क्यों? ग्रेविटी तो बाद में आई। जब ग्रेविटी नहीं थी तब मार्केट नीचे नहीं गिरता था क्या? तब लोग क्या कहते थे? अगले साल बताएंगे जब ग्रेविटी आ जाएगी। प्रकृति में शुरू से लेके अंत तक एक ही नियम था, एक ही नियम है, नाम बदलते गए। क्या बोला मैंने? किसी ने कभी ग्रेविटी बोला, किसी ने कभी कुछ और बोला, कुछ और बोला, फलाना ढिमकाना, लेकिन मात्र एक ही कारण था, और वो कारण था दुनिया में सब कुछ होता है वो इसलिए होता है क्योंकि होके स्टेबल होना चाहता है। स्टेबिलिटी के रास्ते अनेक हो सकते हैं। वो रास्ता कभी इक्विलिब्रियम का हो सकता है, वो रास्ता कभी एनर्जी का हो सकता है, वो रास्ता कभी कुछ और हो सकता है, लेकिन कहते हैं ना फाइनल मंजिल क्या है? स्टेबिलिटी। उस स्टेबिलिटी को पाने के कोई एनर्जी का रास्ता अपनाता तो कोई इक्विलिब्रियम का रास्ता अपनाता है। इक्विलिब्रियम इज आल्सो वन वे टू अटेन स्टेबिलिटी। इसीलिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन चलती ही तभी तक, और चलती ही इसीलिए जब तक उसके जीवन में इक्विलिब्रियम, बिकॉज इक्विलिब्रियम इज अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी फॉर दैट रिएक्शन। दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहती है ना यार। आज अगर इसका के है 1 से ज्यादा, मतलब प्रोडक्ट बना है क्योंकि प्रोडक्ट बनना चाहता, यानी प्रोडक्ट रिएक्टर से ज्यादा स्टेबल। इज दिस क्लियर? तो के क्यों बनाया? जस्ट बाय लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ के वी कैन प्रिडिक्ट वेदर प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल और रिएक्टेंट। ये अपने आप में चौंकाने वाला था। मात्र एक नंबर देके किसी का भविष्य बताओ, अरे तेरे 690 नंबर आए, बस सेट है। मैंने क्या बोला समझे? ये अपने आप में चौंकाने वाला था। मात्र नंबर देख के बताओ किसी का भविष्य। अरे अरे बेटा तेरे 690 नंबर आए, तेरा तो सेट है। नहीं समझ पा रहे हैं? देर समझते हैं क्या? अगर किसी के 690 नंबर आ रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंट होगा कि नहीं होगा, समझना। मगर क्या सच में नंबर उसकी भविष्य का सच में आकलन है? लेकिन ये अपने आप में चौंकाने वाला था कि किसी के नंबर देख के आप बता रहे भैया उसमें प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है कि रिएक्टेंट। एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूं, सब लोग बोर्ड पे आना। अरे देख रहे हो क्या यार?
अगर कभी किसी का के होगा ज्यादा, के होगा क्या ज्यादा, क्या ज्यादा, ये के होता क्या है? अगर कभी किसी का के होगा तो बताओ प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल की रिएक्टेंट? क्या बात है। और अगर कभी किसी का के होगा कम तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल, आपसे ज्यादा स्टेबल कि मुझसे ज्यादा स्टेबल? सर आपसी तुलना है सर, कभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट से, कभी प्रोडक्ट रिएक्टेंट से। दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल ऐसा नहीं है, आपसी तुलना है। कैसी तुलना है? एक क्लास में दो ही बच्चे थे, दोनों के 100 में एक के 10 नंबर आए, एक के 8 नंबर आए, बोलो टॉपर कौन है? लेकिन दोनों फेल हैं। नहीं समझे? 100 में 10 नंबर आना पास 33 होता था ना भाई, तो 100 में दो ही बच्चे थे और दोनों के नंबर 10 और 8 आए, तो टॉपर कौन है? लेकिन दोनों पास नहीं है। रिलेटिव है ना सब कुछ, समझ पा रहे हैं क्या? सो द थिंग इज, अगर के है ज्यादा तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, और के है कम तो रिएक्टेंट ज्यादा। हाँ या ना? किससे ज्यादा? बगल वाले से, बगल वाले से। इज दिस क्लियर? एक सवाल करना चाहेंगे? लिखो जरा फिर एक सवाल, देखते हैं किससे बनता है। तो आप सबके सामने एक रिएक्शन है ए से बना बी, एक रिएक्शन है सी से बना डी। पहले वाले का K1 दे रखा है 10 की पावर -5 और दूसरे वाले का K2 दे रखा है 10 की पावर -7। देखो सवाल आसान करना होता तो मैं देता 10 पावर 5 और 7। फ्रैक्शंस कठिन करता है, नंबर कठिन करता है। अभी जो आपने परसों संडे का पेपर दिया, उसमें एक भी सवाल में हाई फाई कैलकुलेशन नहीं है। यू कैन नॉट से वहां कैलकुलेशन है, लेकिन फिर भी बहुत कंसेप्चुअली ट्रिकी सवाल है, आपसे गलतियां होंगी। सब पढ़े होगे तब भी एक छोटे से पॉइंट में आपको घुमाया है। केएसपी वाले में सब आपको आता है, केएसपी लास्ट बोला लेस देन, वेरी लेस देन 1। मतलब आपको ट्रैप करना, उन चीजों पे संभलना, यही साल भर सीखने का नाम है। समझ पा रहे हैं क्या? फिलहाल आज आपके सामने के की वैल्यू -5 -7, किसका के बड़ा है? इसको रिएक्शन नंबर 1 बोल दो, रिएक्शन नंबर 2। किसका के बड़ा है? शानदार। किसका प्रोडक्ट स्टेबल है? किसका रिएक्टेंट स्टेबल है? अब मेरा सवाल कुछ ऐसा, लिखना जरा, लिखना। इन विच रिएक्शन, पहला सवाल, इन विच रिएक्शन, इन विच रिएक्शन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल? वो कौन सी रिएक्शन है इन विच रिएक्शन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल? आंसर बता दोगे बच्चों? यही इक्विलिब्रियम है, फटाफट, आसान सा चैप्टर है, राइट? एंड आंसर इज नथिंग बट, कहां? शानदार। अब अक्सर बच्चा इसी में सोचता है, लेकिन वो अक्सर आपसे घुमाता और पूछता है रिएक्टेंट स्टेबिलिटी। तो सवाल लिखना, इन विच रिएक्शन, इन विच रिएक्शन रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल, इन विच रिएक्शन रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल। आपको बताना है वो कौन सी रिएक्शन है जहां रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। बन जाएगा बच्चों? कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट की सेकंड? ठीक है। अब वो कभी कभी ऐसे बोलेगा इन विच केस ऑक्साइड इज मोर स्टेबल, तो आपको समझना पड़ेगा ऑक्साइड रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है। तो वो फिर अपने सोचना है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बताना है, राइट? आगे बढ़े क्या? कुल कितने फैक्टर है जिनके बदलने से के बदलेगा? एक है रिएक्शन, दूसरा है, तीसरा कोई पैमाना? क्या हर रिएक्शन का के उसका एक खास नंबर है? क्या के हमें उसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी बताता है? अगर के होगा ज्यादा तो प्रोडक्ट होगा स्टेबल ज्यादा। अरे यही तो सीखा ना यार। प्यारे बच्चों, हम इस चैप्टर कितने हिस्से लेके चल रहे थे? नंबर 1 थ्योरेटिकल पार्ट, नंबर 2, नंबर 3 लॉकअप। अभी कहानी चल रही केपी केसी की, बोलो हाँ या ना? और अब मैं इस चैप्टर का सबसे अहम पहलू पढ़ाने वाला हूं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी, जो शुरू आज होगा, खत्म होगा नेक्स्ट लेक्चर में। लिखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी। ये बच्चों को बहुत कठिन लगता है, और कठिन लगने के हजार कारण होते हैं। मतलब इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल आता है वो यहीं से आता है, बाकी थ्योरी चलती है। लॉकअप भी थ्योरी है, बाकी सब थ्योरी है, न्यूमेरिकल यही से बनता है। और इसके लिए मात्र एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, मात्र एक कंसेप्ट, उससे सारी कहानी होगी। क्या जरा सुनिएगा। ए भैया, हम क्या निकालने वाले हैं? केपी एंड। अब सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, प्लीज कॉपी में लिखिए ना, ये कैच कर लिया तो बाकी सब आसान है, ठीक? दुनिया का कोई भी रिएक्शन होगा, दुनिया का, अगर मुझे केपी केसी लिखना है तो उसे मुझे इक्विलिब्रियम पे खींच के लाना, इक्विलिब्रियम पे खींच के लाना, इक्विलिब्रियम पे खींच के लाना। कभी कभी सवाल में इक्विलिब्रियम की कंडीशन ऑलरेडी गिवन होती है, और कभी कभी इक्विलिब्रियम कंडीशन गिवन,
उसे अपने से बनाना पड़ता है इक्विलिब्रियम पे और फिर गिवन इंफॉर्मेशन से कंपेयर कराना पड़ता है, तो कहीं जाके केपीकेसी आता है। उदाहरण के तौर पे मेरे पास एक रिएक्शन है, N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3। क्या रिएक्शन है? N2 प्लस 3H2 से बना, इसका मुझे K से निकालना। क्या निकालना? सर ये कौन सी बड़ी बात है, आप मुझे सबका इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन बता दो, खट से निकाल लूंगा। कंसंट्रेशन बता दे तो फिर सवाल में बचे क्या? लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे सवाल भी आपके नीट में आए हैं। तो कहता है इन तीनों में इसका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 5 है, 4 है, 2 है, 0.05 ऐसा करके था, और K से निकालो। किससे नहीं बनेगा? एक्सप्रेशन लिख के वैल्यू सॉल्व ही तो करना है। इस लेवल के सिंपल सवाल पूछा है वो, और इस लेवल में आप कैलकुलेशन मिस्टेक करके आते हैं। सवाल कठिन नहीं दे रहा, पिछले 2-3 सालों से देखिए आप। द थिंग इज, समझिए, तो जब हम केपीकेसी निकालते हैं तो सबसे बेसिक चीज, हमें एक्सप्रेशन लिखना है, वैल्यू पुट करना है, सवाल खत्म। इससे मैं कुछ ऐसे कहता हूं, केपीकेसी का कोई भी सवाल आए, केपीकेसी का, तो स्टेप नंबर 1 राइट द एक्सप्रेशन। स्टेप नंबर 1 राइट द, किसका एक्सप्रेशन? फोर्स का कि मोमेंटम का? एक्सप्रेशन लिखना आता है। कोई भी केपीकेसी का सवाल आएगा तो स्टेप नंबर 1 राइट द एक्सप्रेशन, राइट द, पुट द वैल्यू, पुट द, ये कोई बड़ी चीज है क्या? एक्सप्रेशन रखी, लिखिए, वैल्यू पुट, उसे सॉल्व, आंसर आएगा। राइट द एक्सप्रेशन, पुट द, सॉल्व द एक्सप्रेशन। सर ये एक्सप्रेशन क्या है? अरे वो जो आप लिखते हो ना, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट, उसे कहते हैं एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? तो राइट द एक्सप्रेशन, पुट द, सॉल्व द एंड गेट द, खत्म। केपीकेसी का सवाल खत्म। सर ये तो हमें भी आता है, सारा खेल यहीं पे है, पुट द वैल्यू। कहां है पुट द? तो अब मैं ये सिखा रहा हूं, ये वैल्यू पता कैसे करते हैं, राइट? तो वैल्यू में भी दो केस होता है, या तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन गिवन है, या तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन, और या तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन गिवन नहीं है। अगर प्रश्न में इक्विलिब्रियम की कंडीशन गिवन नहीं है तो आपको रिएक्शन को खींच के इक्विलिब्रियम पे लाना। कहने का तात्पर्य क्या है, आओ सिखाता हूं। इमेजिन करते हैं मेरे सामने प्यारे बच्चों 3 रिएक्शन है, आपको तीनों रिएक्शन समझा रहा हूं, जरा सुनिएगा। बेल तो नहीं हुई ना अभी? एक रिएक्शन है ए से बना बी, अरे मान लो, और एक रिएक्शन है प्यारे बच्चों ए से बना 2b प्लस 3c, मान लो ना, और एक रिएक्शन है 2a से बना 2b प्लस c। क्या सभी बच्चे बोर्ड पे देख रहे हैं? बोलो ना यार। पहला सवाल, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, दिस कैलकुलेट केसी, खट से वैल्यू, खट से आंसर। लेकिन सवाल हमें इनिशियल कंसंट्रेशन देता है और वो कहेगा T बराबर 0 पे इसके हैं 1 मोल, मान लो। कभी देगा 1 मोल, तो कभी देगा 2 मोल, तो कभी देगा 5 मोल, तो कभी देगा 75 मोल, कभी देगा कुछ, तो मैं कह दूं इन जनरल इसके हैं A मोल। कितने हैं? कितने हैं? एक भाषा समझना प्यारे बच्चों, और मान लेते हैं T बराबर 0 पे भी इसके हैं A मोल। कितने हैं? यानी पहला सवाल, या तो वो इनिशियल मोल देगा, कौन कौन देगा? क्या देगा? इनिशियल। इनिशियल मोल किसके देगा? रिएक्टेंट के, हाँ या ना? और कभी कभी इनिशियल मोल देने वाला, अगर कभी वो इनिशियल मोल नहीं दे तो हमेशा उसे स्टोइशियोमेट्री के बराबर मानिए, स्टोइशियोमेट्री के बराबर माना। अगर यहां 1 होता तो मैं क्या मानता? अगर 3 होता तो चलेगा। अब सुनना ध्यान से, शुरू में कितना था? अब जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे समय, जैसे जैसे समय, जैसे जैसे समय, इधर देते रहे ना, इस पे, इसकी टेक्निकलिटीज पे मत ध्यान दीजिए, है ना, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। जैसे समय बीतेगा, मुझे बताओ रिएक्टेंट घटेगा कि बढ़ेगा? सच में? अरे नहीं, एक बार बढ़ा था रिएक्टेंट ना। अरे करे, हाँ, अरे कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों बढ़ेगा रिएक्टेंट? समय के साथ घटेगा कि बढ़ेगा? जो घटता है वो माइनस होता है कि प्लस? कितना था? ए में से कुछ चला, कुछ बन, ए में से कुछ चला, कुछ बन, कुछ बन। अभी बोर्ड पे देखना, ए में, अब यहां पे ए है कि 2 है? तो 2 में से कुछ चला, कुछ बन जाएगा। हेलो, सबसे पहले रिएक्शन में लिख लेना माइनस प्लस प्लस। रिएक्टेंट है तो माइनस, प्रोडक्ट है तो, रिएक्टेंट है तो माइनस, प्रोडक्ट है तो,
उसके बाद आपको देखना है स्टोइशियोमेट्री। क्या देखना है? इसकी स्टोइशियोमेट्री 1, तो a माइनस 1x, इसकी स्टोइशियोमेट्री ये बनेगा 1x, इसकी स्टोइशियोमेट्री a माइनस x, ये माइनस लिखा है ना, a माइनस x, राइट, a माइनस x चलेगा। और ये इसकी स्टोइशियोमेट्री, यहां क्या लिखोगे? यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यानी रिएक्टेंट चला जाएगा, प्रोडक्ट बन और स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो में जाएगा। उसी रेशियो में इस पूरी कहानी में सवाल में ट्विस्ट आता है जब जीवन में आता अल्फा। कौन आता है? और बच्चे आधी जगह पे जहां एक्स है जबरदस्ती अल्फा लिख लेते हैं, उसका एक नियम होता है, ऐसे नहीं लिखते। तो इसको समझने के लिए आप मात्र एक फॉर्मूला याद करके चलो, nx बराबर a अल्फा। क्या याद कर चलो? सिखाता हूं, पहले तरीका सीखना फिर मजा आएगा, ठीक है? अभी नया चीज कुछ सिखा रहा हूं। nx बराबर यहां पे जो n है इसका मतलब है स्टोइशियोमेट्री। क्या मतलब है? और x का मतलब है खत्म हुआ। x का मतलब है खत्म हुआ। x का मतलब है डिसोसिएटेड में बोलूंगा खत्म हुआ, ठीक है? और a का मतलब है लिया हुआ। a का मतलब है, मतलब आपने सवाल में कितने मोल लिए थे? 5 मोल, 10 मोल, 15 मोल, 75 मोल, क्या था सवाल में, राइट? और अल्फा का मतलब है डिग्री ऑफ, समझते हैं? ये फॉर्मूला कभी a में लगेगा, कभी b में, तो कभी a में, तो कभी b में, तो कभी a में, तो कभी b में, तो कभी, मात्र एक कंसेप्ट, nx बराबर याद करेंगे, nx बराबर, आओ ये फॉर्मूला लगाता हूं। इमेजिन करो, क्या बोला मैंने? सवाल में अल्फा नहीं बोला, सवाल में अल्फा, तो एज इट इज सॉल्व करना, खेल खत्म। सर ये क्या है? सवाल करने का तरीका। सर ऐसा कब करेंगे? हर सवाल में। हर सवाल में क्यों करेंगे? करेंगे। हेलो, अगर उसने इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं दी, इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो ये कार्यक्रम आपको हर सवाल में करना, रिएक्शन को खींच के इक्विलिब्रियम पे लाना, और फिर ये चेक करना पड़ेगा कहीं कहानी अल्फा की तो नहीं है। अगर कहानी अल्फा की है तो आपके मन में तुरंत एक फॉर्मूला आ जाए, nx बराबर, जादू दिखाता हूं, आओ इसमें लगाते फॉर्मूला। लगा ले क्या? पहले यहां लगा रहा हूं, ए में लगाऊं कि बी में लगाऊं? किसी में नहीं, ये सवाल तय करेगा किसकी इंफॉर्मेशन गिवन है। ए का मोल देगा तो ए में लगाना, बी की बातें करे तो बी में लगाना। हेलो, आज मैं लगा रहा हूं ए में, लगा दूं, लेकिन आप सवाल करते समय कहां लगाओगे कौन डिसाइड करेगा? न्यूमेरिकल सवाल, हाँ या ना? आओ बोलो जरा, nx बराबर, बोलो ना बेटा, nx बराबर, फॉर्मूला कहां लगा रहे हो, ए के लिए कि बी के लिए? तो n किसका लिखोगे, ए का कि बी का? n बोले तो स्टोइशियो, बोलो इसकी स्टोइशियोमेट्री। शानदार। और x और अल्फा में हमें रिलेशन पता, a का मोल कुछ होगा 2 4 5 6, ये मान लो, चलेगा? चलेगा। और यहां लिख दूं, यानी किसका निष्कर्ष है, जो x है वहां क्या लिख सकता हूं मैं? जहां x है वहां क्या लिख दूं? यानी इस रिलेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना प्यारे बच्चों, a माइनस, और यहां पे, नहीं समझे सर ये क्या है सवाल करने का? ऐसा कब करेंगे? हर, सर हम तो वो 1 से करते थे तो आधे नहीं भी बनते थे। एक तरीके से चलो, nx बराबर, अगर आपको अपने पुराने तरीके से कुछ सारे सवाल बनते वही फॉलो करें, नहीं तो मात्र एक तरीका लेके चले। nx बराबर, नाउ लिसन केयरफुल, इधर आना। क्या वही फॉर्मूला यहां लगाए? मान लो सवाल में दिया अल्फा, क्या दिया? आपको ट्राई करना, बोलो फॉर्मूला बोलो। आप आलसी हो यार। nx बराबर, हाँ या ना? बताओ, ये फॉर्मूला ए में लगाऊं, बी में, सी में, कहां लगाऊं? तो वो तो सवाल डिसाइड करेगा किसकी जानकारी दे रहा है। अभी फिलहाल किस में लगा लूं? ए में लगा लूं, ए में। मान लो ए का मोल दिया है ना यार, हाँ या ना? चलो इसकी स्टोइशियोमेट्री बोलो, बोलते नहीं हो आप। एक्स हमें पता करना, ए की वैल्यू बोलो, ए की वैल्यू, ए का मतलब बेटा क्या है? एक्स का मतलब, एन का मतलब, अल्फा का मतलब, मुझे बताओ यहां पे ए कितना है? मान लो सवाल बोलता 5 मोल तो क्या लिखता? सवाल बोलता 10 मोल तो क्या लिखता? वो तो सवाल डिसाइड करेगा ना यार। आप तो कंसेप्ट सीखो। सर हम तो एक ही फॉर्मूला जानेंगे, nx बराबर, मात्र एक फॉर्मूला, आदत पड़ जाएगी, थोड़ा सा ध्यान रखना। nx बराबर, तो प्यारे बच्चों यहाँ ए की वैल्यू कितनी है? ए अल्फा, यानी जहां एक्स है वहां क्या लिख दूं? वहां क्या, एक्स का अल्फा क्यों लिखूं? अल्फा लिखूंगा ना यार। तो बोलो कैसे लिखूं? बोलो बेटा, ए माइनस, यहां बोलो 2a, 2 2 कहां गया बेटा, भूल गए क्या? 2 अल्फा। हाँ यहां बोलो क्या लिखूं?
नहीं समझे? अब इसको आपको ट्राई करना है, जहां एक्स वहां अल्फा लिखना, जहां एक्स वहां, तो सीधे एक्स की अल्फा लिख दो क्या? ऐसे नहीं लिखते सर, एक नियम होता है, एन एक्स बराबर, लगाओ जरा फॉर्मूला है, लगाओ एन एक्स बराबर, बोलो ना बेटा, एन एक्स बराबर, शानदार, कहां लगा रहा हूं फॉर्मूला? ए में, कहां लगा रहा हूं? एन की वैल्यू बोलो, एक्स हमें पता करना, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू, और यहां लिख दूं क्या? 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी जहां एक्स से वहां अल्फा लिखा जा, नहीं समझे? जहां एक्स से वहां अल्फा लिखा जा, अब बोलो कैसे लिखूं? आपको बोलना है 2 माइनस, ऐसे लिखना है, कभी ये अल्फा आएगा तो कभी केवल अल्फा आएगा, कभी कुछ आएगा, मात्र एक फॉर्मूला दिमाग सेट करो, एन एक्स बराबर, इज दिस क्लियर? यहां लिखो मैं 2 माइनस, यहां बोलो, यहां बोलो, इज दिस क्लियर? इसके बाद सवाल करते तो मजा आता, आपको कॉपी में लिखना नहीं, आपके दिमाग बस एक फॉर्मूला सेट हो जाए, एन एक्स बराबर, एक सवाल कर ले क्या, एक मिनट ले लूं ताकि आपको समझ में सिखाना क्या चाह रहे हो। एक सवाल लिखो जरा, समझ में आ जाएगा। एक सवाल लिखिएगा, आपके सामने है एक रिएक्शन 2a प्लस 3b से बना 4c, 2a प्लस 3b से बना 4c, चलेगा? सवाल कहता है, सीधे लिख रहा हूं मैं, इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं, t बराबर 0 पे इसके 10 मोल है, लिख लो, t बराबर 0 पे इसके कितने मोल है? 10, ये सवाल कह रहा है, ठीक चलेगा? t बराबर 0 पे कितने मोल है इसके? 10। अब प्रश्न कह रहा है, इफ अल्फा ऑफ a is equal to 20%, alpha of a is equal to 20%, then calculate moles of a and b at equilibrium. अच्छा, b के मोल दे रखे हैं, लेट्स इमेजिन इसके भी दे रखे हैं 10, मान लो, शुरू हो जाइए। बन गया क्या? ए के मोल भी 10 हैं, बी के मोल भी 10 हैं इनिशियली। बेटा ये टी बराबर 0 समझते हैं ना? टी बराबर 0 मतलब इनिशियली, और आपको निकालना है इक्विलिब्रियम वाला। तो सबसे पहले रिएक्शन को खींच के इक्विलिब्रियम पे लाना, ये गाना हमें बार बार गाना, कौन सा गाना? रिएक्शन को खींच के इक्विलिब्रियम पे लाना पड़ेगा, और गाना है एन एक्स बराबर ए अल्फा। खींचो बेटा इक्विलिब्रियम पे, खींचो, रस्सी से खींचो, रस्सी से थोड़ी खींचना है, ऐसे लिखना है, 10 माइनस 2x, 10 माइनस 3x, 4x। अरे इससे आसान जीवन में क्या चाहिए? रिएक्टेंट है तो माइनस, प्रोडक्ट है तो प्लस, बोलो बेटा, रिएक्टेंट है तो, प्रोडक्ट है तो स्टोइशियोमेट्री लगाइए। अब बताओ, प्रश्न में x दिया है कि अल्फा? क्या दिया है? तो मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा x और अल्फा में रिलेशन मिल जाए, अपने से नहीं रख देना जहां x वहां अल्फा लिख दो, वरना सवाल मिल गया। ठीक है, अब अपने को तो एक ही कंसेप्ट आता है, कौन सा कंसेप्ट? एन एक्स बराबर, बोलो बेटा, एन एक्स बराबर, चौथे पांचवें सवाल में सेट हो जाएगा, ठीक है? कोशिश करते रहे, एन एक्स बराबर, ट्राई नहीं करोगे तो नहीं आएगा। कोई चीज तुरंत नहीं आती, कई दफा कुछ को पहले में आती है, कुछ को तीसरे में, किसी चौथे, किसी पर, तभी तो सवालों की संख्या ज्यादा होती है, ताकि कहीं ना कहीं तो कैच करो, राइट? आइए, एन एक्स बराबर, एन एक्स बराबर, आज किसका अल्फा दिया है? तो ये फॉर्मूला ए में लगाऊं बी में? शानदार, ए का स्टोइशियोमेट्री, तो यहां लिख दूं, और एक्स हमें पता, ए की वैल्यू, अल्फा क्या लिखूं? 20% लिख दो क्या? सर परसेंट नहीं लिखना होता, परसेंट अपॉन 100 करना होता है, राइट? तो मुझे बताओ कितना लिखूं प्यारे बच्चों? 0 पॉइंट, सॉल्व कर लोगे? जरा मुझे बताइए एक्स कितना आया? 1 आया क्या? 1 आया ना यार? हाँ या ना? खेल खत्म? नहीं खत्म? मुझे बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आई? एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू, तो 10 माइनस 2, 10 माइनस 3, बेटा ये क्या था? तो ये बन गया फोर्स, मोल था तो मोल ही तो रहेगा। आप कंफ्यूज, सर क्या बन गया? अरे मोल लेके चल रहे तो मोल ही, कंसंट्रेशन होता तो, प्रेशर होता तो, फलाना होता तो। बाकी सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट? तो नेक्स्ट क्लास में क्यूरियम खत्म कर रहे हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलेगा भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। आज आपको नोट्स वोट्स कैसे मिलेगा मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है? 70 स्लाइड दिख रही है?
जो भी है आप एक बार प्लीज अगर रिवाइज कर रहे हैं, आप सच में अगर क्रैश कोर्स के साथ चलना चाह रहे हैं, तो एक बहुत सिंपल सा पॉइंट जो मैंने शायद पहले लेक्चर में कहा था, फिर याद दिला दूं। इसको आप सबसे मैक्सिमम यूटिलाइज तब करेंगे जब आप हमारे साथ ही चैप्टर शुरू करेंगे और हमारे साथ ही खत्म करेंगे। तो ये जो आपके 45 दिन के कोर्स में है, इसमें आपका परफेक्ट रिवीजन हो जाएगा। जहां जहां ट्विस्टिंग आता है, जहां जहां निगेटिव होता है, हम बताते चलेंगे। जैसे लॉकअप में आऊंगा, बताऊंगा आप नेगेटिव कहां करते हैं, उन बातों का ध्यान रखिए और अपने लेवल पे सवाल करते रहिए। जल्दी आपको सवालों की प्रैक्टिस के लिए और सवाल दूंगा, लेकिन याद रखना अब वही पढ़ने का समय जो आपने पढ़ा है। कुछ अगर नया शुरू किया और खत्म नहीं किया, तो वो किया नहीं किया बेकार है। इस बेटर वो करे जो आपने किया है, वो कॉन्फिडेंस देता है। 1000 सवाल लगा लो तो भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन लिमिटेड 100 सवालों को लाइन से सही कर लो तो कॉन्फिडेंस आने लगता है। मैं क्या कह रहा हूं, समझिए मेरी बात को। तो जो पढ़ा है उससे करिए, नए सवाल करने तो ऑफ कोर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपने कुछ अगर किया है तो उसे ही करिए। डिस्कस करिए, सीखिए, लेकिन जब चैप्टर यहां खत्म होता आपका भी चैप्टर खत्म हो जाना। अगर क्रैश कोर्स कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ना, तो फिर फुल कोर्स तो ही पढ़ने के लिए ना यार। हेलो, हम तो मान के चल रहे हैं ना, बच्चा क्रैश कोर्स बैठा, वो नीट का पेपर देने के हिसाब से चल रहा है, उससे सीखना है। हमें कहा गलती होती है, हमसे कहा निगे, हमें वो सिखाओ साहब। नहीं समझ पाए, जीरो बन के बैठेंगे तो मजा है। कुछ आपका फर्ज बनता है, वो चैप्टर पढ़ के आओ, देखो, अरे हाँ ये कंसेप्ट ऐसे होगा, तो सीखने में मजा आएगा। तो आपको ट्विस्टिंग के सिखाऊं, फंसने वाली चीजें बताऊं, ऐसे होता है ऐसे होता है, मगर कुछ एक बार उसको देखते रहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।